गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। करंट अफेयर्स की सीरीज में 26 एंड 27 मई के जो करंट अफेयर्स हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और यहाँ पर हम जो एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा एजेंडा ये है कि जब तक आपका प्रीलिम्स आता है तब तक आपकी एमसीक्यूज की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाए और प्रीलिम्स के अंदर जो एमसीक्यूज आपको सोल्व करने होते हैं उसमें आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तभी यहाँ पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों के जो एमसीक्यूज होते हैं उसके थ्रू पूरी स्टडी करी जाती है। जो 10 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 2 क्वेश्चन रहेंगे। क्रिप्टो करेंसी को लेकर डिस्कशन हमारा रहने वाला है। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन को लेकर हम यहाँ पर जो मैप ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो देखेंगे। फिनलैंड के बारे में जानेंगे। माले महेदेश्वर हिल्स बुद्धा के बारे में, बुद्धा सर्किट के बारे में डिस्कशन करते हुए वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर अभी जो हम छोटा सा मॉक टेस्ट करने वाले हैं जो आपको आने वाले मॉक टेस्ट और कॉम्बेट टेस्ट के लिए रेडी करेगा, उसके अंदर आपको अपने टारगेट को सेट करना है। कट ऑफ जो रखी गई है वो रखी गई है 6 मार्क्स की। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो 1 मार्क है, क्वेश्चन को इनकरेक्ट करेंगे तो 0 है, और क्वेश्चन को अगर मिस इंटरप्रेट करेंगे तो -2 है। मतलब अगर आपने पढ़ा ही नहीं कि क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट की डिमांड कर रहा है या इनकरेक्ट की डिमांड कर रहा है, उस सिचुएशन के अंदर -2 रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बात कर रहा है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट को लेकर 2022। इसे किसके द्वारा रिलीज किया गया है? क्या FAO के द्वारा इसे रिलीज किया गया है, इफ्प्री के द्वारा, WHO के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? बताएं। 10 सेकेंड्स मैं आपको टाइम देता हूं। टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन को सोल्व करने की आदत डालिए जब आप घर पर भी मॉक टेस्ट को सोल्व कर रहे हैं। यहां पर ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 रिलीज करी गई इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे कि शॉर्ट में इफ्प्री कहा जाता है, इनके द्वारा। और इसने शो किया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो हंगर का सामना कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक डेटा भी दिया गया कि जो क्लाइमेट चेंज है, 7.39 करोड़ इंडियंस वुड हैव सफर्ड हंगर बाय 2030। 7.5 करोड़ लोग जो इंडियंस जो हैं वो हंगर से सफर कर सकते हैं 2030 तक, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। इफ फ्रीज को लेकर आता है, ये ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरीके के जो इन्फोग्राफिक होते हैं वो सेव भी करके रखिए। इफ्प्री के द्वारा इसे लेकर आया गया है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, PMAY-U के बारे में पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसे जून 2015 में लॉन्च किया गया था क्या? मे बी। पक्का हाउसेज विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल बेनिफिशियरी, इसके अंतर्गत पक्का हाउसेज जो है वो एलिजिबल बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड किए जाएंगे। इट इज कनेक्टेड विद क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, इसमें कोई क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का भी कंपोनेंट रखा गया है क्या? सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या क्या इसके अंदर प्रावधान हो सकते हैं, क्या क्या प्रावधान नहीं हो सकते, फिर आंसर करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इसके अंदर 4 वर्टिकल्स को रखा गया जिसको 4 कंपोनेंट्स कहा जाता है। पहला कंपोनेंट है ISSR, जिसे कहा जाता है इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। तो इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट का काम भी इसके अंदर होगा। CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, मतलब जो यहाँ पर लोन अमाउंट दिया जाएगा उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहने वाला है। फिर इसमें एक कंपोनेंट और है AHP का, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप का। एंड फाइनली इसमें एक BLC है, दैट इज बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एनहेंसमेंट। ये 4 इसके अंदर कंपोनेंट है। 2015 में इसे शुरू किया गया था। 2022 में ये टारगेट ईयर रखा गया, जो ये साल है हमारा, ये इसका टारगेट ईयर है, तभी यहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, ये साल एक और चीज के लिए भी टारगेट ईयर है। हमने कहा था 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर फार्मर्स की इनकम को डबल करने को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली न्यूज भी थी कि 2 लाख करोड़ जो था एलोकेशन इसके लिए करना था, जिसमें से 1 लाख करोड़ ऑलरेडी स्पेंड किया जा चुका है और 1 लाख करोड़ अभी रिसेंटली रिलीज करे गए हैं ताकि 2022 में इस टारगेट को अचीव किया जा सके। पक्का हाउस प्रोवाइड करना था, बिल्कुल ठीक है। और ये CLSS जो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी का, तो इसमें कंपोनेंट है ही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के फीचर्स भी हैं, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट फीचर इसलिए दिया है क्योंकि बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में भी। अभी बताऊंगा तो आंसर करना आसान हो जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि इसके अंदर आपको वाटर कनेक्शन, वाटर टैप कनेक्शन भी दिया जाएगा। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो भी दिया जाएगा। किचन की फैसिलिटी भी इसके अंदर रहने वाली है और इसके साथ साथ टॉयलेट की फैसिलिटी भी इसके अंदर रहने वाली है। तो यहाँ पर ऑल इन वन, ये मत सोचिए कि सिर्फ एक पक्का हाउस बनाकर दे दिया, उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल रहेंगी।
ठीक है, जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करने की बात करिए, जो ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट्स जो है, वाटर, किचन, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, ये भी प्रोवाइड करने की बात करी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सेकंड क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, बताएं इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। ओनरशिप जो होती है हाउस की, ये विमेन के नाम पर दी जाती है क्या इसके अंतर्गत? हो सकता है इसमें जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है क्या? क्या ऐसा भी कोई प्रावधान हो सकता है? मे बी, सोचिए। प्रधानमंत्री आवास योजना एक डिमांड ड्रिवन अप्रोच को फॉलो करता है, जहां पर हाउसिंग की शॉर्टेजेस होती है वहां पर डिमांड असेसमेंट करके उस जगह पर स्टेट यूनियन टेरिटरीज डिमांड असेसमेंट करती है और इस तरीके की यूनिट्स जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, अब बात आती है ओनरशिप ऑफ द हाउस क्या विमेन के नाम है? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक कंपोनेंट रखा गया है, जिसे मैं आपको पीछे नहीं बता रहा था, इसी वजह से नहीं बता रहा था क्योंकि यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो घर की चाबी है या फिर कहा जाए जो ओनरशिप है वो महिला के नाम होगी, और डेफिनेटली सीनियर सिटीजन, डिफरेंटली एबल को भी इसमें प्राथमिकता देने की बात करी गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये विमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करता है। यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच क्रिप्टो करेंसी कैन केटर वॉलेटिलिटी? जो वॉलेटिलिटी होती है, उतार चढ़ाव होता है, तो कौन सी क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो कि इस तरीके की वॉलेटिलिटी को फेस कर सकती है? क्या बिटकॉइन ऐसे है, बाइनेंस ऐसा है, स्टेबल कॉइन ऐसा है, या टेथर ऐसा है? बताइए कौन सी क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो कि प्राइस वॉलेटिलिटी के इश्यू को, प्रॉब्लम को फेस कर सकती है? देखिए, इट इज स्टेबल कॉइन, तभी नाम में ही स्टेबल है क्योंकि ये प्राइसेस को स्टेबल रखता है। बीच में हुआ क्या, आप में से भी शायद कुछ लोगों ने जब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया होगा, मान लीजिए आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है, अगर आप आज के टाइम में उसे चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको 2,000, 4,000, 5,000 कुछ इस तरीके से ही दिखाई देगी। तो 50, 70, 80, इवन 90, 95% तक भी काफ़ी सारी करेंसी के अंदर जो इरोजन है वो देखने को मिला है कि उनकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। लूना करके एक करेंसी होती थी, क्रिप्टो करेंसी, जिसकी 99% वैल्यू खत्म हो गई। ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी के पास उसके अंदर 100 रुपए थे, तो आज के टाइम में उसकी वैल्यू 1 रुपी है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि इस तरीके से तो कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, इसी वजह से स्टेबल कॉइन लेकर आया गया ताकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर वॉलेटिलिटी को मैनेज किया जा सके। ठीक है, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में आज 1 लाख रुपए और कल बैंक कहता है कि ये सिर्फ 50,000 ही है, वॉलेटिलिटी की वजह से अगले दिन वैल्यू गिरने की वजह से सिर्फ 20,000 ही है, फिर अगले दिन 30,000 है। इस तरीके से अगर उतार चढ़ाव होता रहेगा करेंसी के अंदर तो फिर इकोनॉमी के ऊपर भी आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंसी के ऊपर ट्रस्ट बना रहे, क्रिप्टो करेंसी पर ट्रस्ट बना रहे, तभी स्टेबल कॉइन को यहाँ पर लेकर आया गया है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पर कुछ कंट्रीज दी हैं, उनको लगाना है। ईस्ट टू वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो यहाँ पर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। 10 सेकंड से ज़्यादा भी कहेंगे तो वो टाइम भी मैं आपको दे दूंगा। डोंट वरी, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से करिए, जल्दबाजी मत करिएगा। चलिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन, आई कैन अंडरस्टैंड काफ़ी सारे लोगों को इसमें परेशानी होती है। अनुराग जो कि हमारे टॉपर रहते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, उनको भी मैप बेस्ड क्वेश्चन में परेशानी रहती है क्योंकि हर किसी के स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज होते हैं। मैप को याद करने का भी एक तरीका बताऊंगा आपको, जिस तरीके से मैंने इन सब चीज़ों को कवर अप किया। तो यहाँ पर पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, पहले मैप दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर हम देखें ईस्ट टू वेस्ट ये है, तो सबसे पहले क्या है, फिनलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर नॉर्वे है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिनलैंड सबसे पहले था, फिर स्वीडन था, फिर नॉर्वे था, 3, 2, 1। ठीक है, अब दो तीन चीज़ें आपको देखनी है। एक तो मान लीजिए आप थोड़ा थोड़ा करके मैप को ना विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा। पहले तो यहाँ पर इतनी ही 3 कंट्री मान लीजिए आपने इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ी है, पूरे मॉक टेस्ट के अंदर पढ़ी, तो एक तो इसको सिर्फ देखिए और आप क्या करिएगा, मान लीजिए अभी से 10-15 मिनट के बाद, लेक्चर के बाद, 1 घंटे के बाद, आंख बंद करके ना इसी मैप को अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसी मैप को अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करिएगा कि क्या आप बना पाते या नहीं बना पाते। ठीक है, इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप यहां पर भी कुछ कुछ तरीके बना सकते हैं, अपने साइकोलॉजिकल तरीके बना सकते हैं, मेमोरी ट्रिक्स बना सकते हैं, जिससे कि आपको ये याद रहे। फॉर एग्जांपल, आप देखना चाहते हैं कि यार वेस्ट टू ईस्ट में कौन कौन सी कंट्री है, तो आप इसमें एक लाइन बना लीजिए। मान लीजिए ये सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी तरीके की स्टेटमेंट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर होता तो मैं ये लाइन बनाता कि मुझे शुगर नहीं कंज्यूम करना है, ठीक है, ताकि मेरी हेल्थ अच्छी रह सके। तो मैं क्या कहूँगा, नो शुगर इज फाइन फॉर मी, नो शुगर इज फाइन फॉर मी। नो मतलब नॉर्वे, एस से शुगर और एस से स्वीडन हो गया, फाइन से फिनलैंड हो गया।
ठीक है। सो नो शुगर इज फाइन फॉर मी। अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए आधे घंटे के बाद जब भी मुझे मान लीजिए कोई 1 मिनट का टाइम भी मिलता है, तो मैं आंखें बंद करके कोशिश करूंगा कि नो शुगर इन फाइन को मैं अपने दिमाग में कहीं पे विजुअलाइज कर सकूं। तो जैसे ही मैं आंख बंद करूंगा तो मुझे दिखाई देगा ओके ऑन द वेस्टर्न साइड नो मतलब नॉर्वे दिखाई दे रहा है मुझे, फिर बीच में स्वीट मतलब स्वीडन दिखाई दे रहा है मुझे, फाइन मतलब फिनलैंड मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है ऑन द ईस्टर्न साइड। ठीक है, दिस वे आप एग्जाम में भी ये चीजें नहीं भूलेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आपको ये भी ध्यान आ जाएगा और ये भी, मतलब दो तरीके से इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी और वहां पर फिर आप भूलेंगे नहीं उसे। ठीक है, चलिए 50% आपका डिस्काउंट जो है इट इज एप्लीकेबल, आप नेट 50 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। देर आर वेरियस सीरीज, अगर आप exam.netmok.com पे जाते हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज जो है exam.netmok.com के ऊपर है 200 डेज की सीरीज, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डे वाइज तैयारी करने के लिए। तो डे 1 में जाएंगे, आपको उसमें कुछ वीडियोस दिखाई देंगे, उसको आपको कवर करना है। इसी तरीके से वीकली बेसिस पे इसमें मॉक टेस्ट भी होते हैं, डेली बेसिस पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करी जाती है। तो यहाँ पर डे बाय डे आप डे 1 ओपन करें, वहां पर जितने असाइनमेंट्स आपके पास है उसे कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट डे डे 2 पे जाएं, डे 3 पे जाएं। इस तरीके से 200 डेज के अंदर आप यहाँ पर यूपीएससी की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें मैंने आपको वैल्यू एडिट मटेरियल भी बताया है जो आपको अलग से कवर भी करना है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, कौन सा कथन यहां पर सही है। फिनलैंड जो है अपना 1300 किलोमीटर का बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करता है क्या? मे बी। फिनलैंड ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन इन पोस्ट कोल्ड वॉर 1990। फिनलैंड ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था पोस्ट कोल्ड वॉर 1990s के अंदर। क्या ये यूरोपियन यूनियन को इसने ज्वाइन किया भी है या नहीं, क्या पता, देखते हैं। फिनलैंड जो है वो नेटो का मेंबर है, बताएं। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए। अभी रिसेंटली फिनलैंड न्यूज में था, कुछ दिन पहले फिनलैंडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको पढ़ाया था, वो भी न्यूज में था, जिसे फिनलैंडीकरण भी आप लोगों ने कहा था। तो फिनलैंड की काफी मजाक उड़ाई जा रही थी और पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट बन चुका है फिनलैंडाइजेशन। जब भी कोई पावरफुल कंट्री लेस पावरफुल कंट्री के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करती है, उसकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करती है, हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फिनलैंडाइजेशन, क्योंकि ये सबसे पहले फिनलैंड के साथ ही हुआ था। ठीक है, तो फिनलैंड का 1300 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ लगता है। यूरोपियन यूनियन को इसने ज्वाइन किया है, नेटो को ज्वाइन करने की इसकी चाह तो है, लेकिन वो चाह रशिया पूरी नहीं होने दे रहा है। 1917 में इसे रशिया से आज़ादी मिली थी इस मुल्क को, लेकिन 1939 में दोबारा से रशिया ने इनके ऊपर अटैक किया और इनकी 10% टेरिटरी ले ली, और उसके बाद दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसी वजह से इन्होंने कोशिश करी कि ये नेटो और रशिया दोनों के बीच में ना आए, दोनों से बच कर रहें, और नॉन अलाइंड यहां पर रहने की इन्होंने कोशिश करी, ताकि रशिया से अननेसेसरी मैसअप ना हुआ जाए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है माले महादेश्वर हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर लोकेट करते हैं? इज इट इन तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश? बताएं। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात करी जा रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इसको लेकर परेशान है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक उनका प्रभावित हो जाएगा अगर यहाँ पर हम टाइगर रिजर्व का दर्जा इसे दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, काफ़ी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर लेकर नहीं जा सकेंगे। तो पॉलिटिकल न्यूज़ है वैसे तो, लेकिन हाँ, क्योंकि इसमें एक एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट भी है, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? आजकल काफी न्यूज में है, लुम्बिनी में, सारनाथ, गया, कुशीनगर। 10 सेकंड्स में आंसर दीजिए। आज आपका ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग इस चीज को क्वेश्चन करते हैं कि क्या बुद्धा का जन्म नेपाल में हुआ था या इंडिया में हुआ था। तो ये सारी कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर जा रहे थे, ताकि लुम्बिनी के अंदर जाकर जो आपके नेपालीज सेंटिमेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके और यहाँ पर अपनी एक मोनेस्ट्री भी क्रिएट करी जा सके। तो ये कहाँ पर लोकेट करता है? लुम्बिनी के अंदर। सारनाथ किसके लिए जाना जाता है? एस से सारनाथ, एस से सरमन। ठीक है, तो पहला जो सरमन था वो यहां पर दिया गया था, जो बोध गया है, बोध गया, बोध से बुद्धि आपको समझ में आती है। ठीक है, तो एनलाइटनमेंट यहां पर हुआ था। ठीक है, तो जगह के नाम से ही आप समझ सकते हैं जो उपलब्धि है वो यहाँ पे बताई गई है। कुशीनगर जो है वो महापरिनिर्वाणा के लिए जाना चाहता है। तो याद रखिएगा, निर्वाणा जब मिलता है तो खुशी होती है, तो उस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए, जो लुम्बिनी है ये बर्थ प्लेस है सिद्धार्थ गौतम का, और लॉर्ड बुद्धा जिन्हें कहा जाता था, या फिर कहा जाए कि सिद्धार्थ गौतम का बर्थ प्लेस है जो भारत में आके लॉर्ड बुद्धा बने। इनका जन्म हुआ था 623 बीसी के अंदर, फेमस गार्डन्स ऑफ लुम्बिनी के अंदर। वैसे बात करें तो इंडिया के जो एम्पर रहे हैं अशोका, उन्होंने काफी सारे कमेमोरेटिव पिलर्स जो हैं वो भी यहाँ पर बनवा रखे हैं। वैसे आज के टाइम में लुम्बिनी एक काफी
इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एक काफ़ी अच्छी साइट बन चुकी है और टूरिज्म भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और एक जो चीज़ है इम्पोर्टेंट जानने वाली वो ये है कि यहाँ पर जो लोकेशन है ये हमारी, इसमें अगर आप देखेंगे हमारे बॉर्डर के काफ़ी पास है, दिस इज़ लुम्बिनी। और क्योंकि हम लोग इस पूरी की पूरी लोकेशन को डिस्काउंट करते हुए आ रहे थे, चाइना ने यहाँ पर मौके पे चौका मारा और एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर मोनेस्ट्री जो था वो क्रिएट कर दिया। जब हमें इस चीज़ के बारे में पता चला तभी हम लोग यहाँ पर गए कि ठीक है अब एक मोनेस्ट्री जो है इंडिया भी अपना यहाँ पर बनाएगा। अगर अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिकली ये काफ़ी हमारे बॉर्डर के पास लोकेट करता है, तो इस लोकेशन को हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पर भी आप चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ इस लोकेशन के आसपास ये लोकेट करता है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेट करता है। बुद्धिस्ट सर्किट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बुद्धिस्ट सर्किट जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये इंडिया और नेपाल का एक जॉइंट इनिशिएटिव हो सकता है। 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। देखिए, एफर्ट्स जो हैं वो लेने चाहिए, ऐसे बताया जा रहा है बुद्धिस्ट सर्किट के लिए। नेमली इसमें कनेक्ट किसको किया जाएगा? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, इन लोकेशन को कनेक्ट करने की बात करी गई है। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए भी एफर्ट्स करने चाहिए कि जो पूरा का पूरा बुद्धिस्ट सर्किट है जिसमें सारी जगह शामिल है, इट शुड बी डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विद मास्टर प्लान फॉर ईच सेगमेंट। अब यहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट की बात करें तो कुछ कुछ साइट्स ऐसी हैं जिसको कि हेरिटेज का स्टेटस दिया गया। हालांकि बात करें बुद्धिस्ट सर्किट एज अ होल, इसको भी बताया जा रहा है कि हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना है पूरे के पूरे सर्किट को। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन हाँ, यहाँ पर जॉइंट इनिशिएटिव लिया जा सकता है इंडिया नेपाल के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर बात कर रहे हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये जो लॉ पास किया गया था 1991 में किया गया था, और तब जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। मे बी सेक्शन 3 जो एक्ट का है वो बार करता है द कन्वर्जन ऑफ अ रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप। मतलब जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब एक रिलीजियस प्लेस, जैसे मान लीजिए टेम्पल है, उसको मॉस्क में या मॉस्क को टेम्पल में कन्वर्ट करना मना किया हुआ है। Legal proceeding could be initiated if the change of religious character of the place of worship was done after August 15, 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद अगर ये रिलीजियस कैरेक्टर चेंज किया जाता है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, तो यहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग्स को शुरू किया जा सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव वाली, कि यस 1991 में इसे पास किया गया था, इसमें कन्वर्जन के लिए मना किया है। और तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी जो डेडलाइन दी है, टाइमलाइन दी है, वो भी करेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर विल बी डी ओनली। ठीक है, चलिए जल्दी से पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं और फिर आएंगे अपने यहाँ पर प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी गई है? जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। इसी तरीके से आप रिवीजन करेंगे और आपकी एक रिवीजन तो साथ के साथ ही हो जाएगी, जो काफ़ी ज़रूरी है। इफ्प्री के द्वारा इसे लेकर आया गया है, जिसमें 2030 के बारे में बताया कि अगर क्लाइमेट चेंज को लेकर काम नहीं किया जाता तो 7.5 करोड़ जो इंडिविजुअल्स हैं वो हंगर में जा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2015 में लेकर आई गई थी। 2022 का टारगेट इसके लिए रखा गया था। एलिजिबल बेनिफिशियरीज को पक्का हाउस देने की बात करी गई है। 4 इसके अंदर सब फैक्टर्स, ISSR, देन CLSS, ASP और BLC के बारे में भी हमने देखा था। देन हमने ये भी देखा कि विमेन एम्पावरमेंट का कंपोनेंट भी इसमें डाला गया, क्योंकि जो घर है वो महिला के नाम करा जाएगा। देन हमने यहाँ से आगे बढ़ के क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखा था, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। वो कौन सी क्रिप्टो करेंसी है? दैट इज द स्टेबल कॉइन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पर रखा था, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया? ईस्ट में फिनलैंड, स्वीडन एंड देन नॉर्वे। याद रखिए मैंने आपको बताया था नो स्वीट इज फाइन। ठीक है, नो स्वीट इज फाइन या फिर नो शुगर इज फाइन, दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं। 50% कूपन कोड को यूज़ कर लीजिएगा। वेरियस कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। UPSC 2023 कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि एक पूरा फाउंडेशन कोर्स आपका है, या फिर आपका 200 डेज का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। नेट 50 कूपन कोड को यूज़ करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट देखी फिनलैंड को लेकर। फिनलैंड का कितना बॉर्डर टच करता है? रशिया को 1300 किलोमीटर। यूरोपियन यूनियन का ये ऑलरेडी मेंबर है। नेटो का मेंबर ये बनना चाहता है, ये अभी हमने देखा था। अब इसकी शामत है ये जो नेटो का मेंबर बनना चाहता है, क्योंकि रशिया चांसेस आर वेरी लाइकली कि ऐसा होने नहीं देगा। नेटो का दरवाजा जो था वो अभी पीछे यूक्रेन ने भी खटखटाया था, लेकिन नेटो ने अपना दरवाजा नहीं खोला और पीछे से रशिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब वो चीज़ देखते हैं फिनलैंड और स्वीडन के लिए क्या रास्ता खोला जाता है। बर्लिन के अंदर आजकल मीटिंग्स चल रही थी इनकी,
और वो डिसाइड कर रहे थे वहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे कि क्या स्वीडन और फिनलैंड के लिए ये डोर ओपन करना चाहिए या नहीं। माले महेदेश्वर हिल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, कहाँ पर लोकेट करती है, इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका। देन यहाँ से आगे बढ़ के बुद्धा के बारे में देखा था हमने, जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी के अंदर। तब बुद्धा बुद्धा नहीं थे, तब सिद्धार्थ गौतम थे। लेकिन हाँ, सारनाथ गया कुशीनगर के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हुई थी, वो भी आप याद रखिएगा। फिर हमने नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कशन किया था बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में, और यहाँ पर मैंने मैप के ऊपर भी दिखाया था कि चाइना अपना डेवलपमेंट कर रहा है, बॉर्डर के काफ़ी पास है। दैट्स वाई अभी हम लोगों ने भी अपनी मोनेस्ट्री वहाँ पर बनानी शुरू करी है। वर्शिप एक्ट जो 1991 है, इसको 1991 में ऑफकोर्स लेकर आया गया था। पीवी नरसिम्हा राव जो थे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, सेक्शन 3 के हिसाब से बताया कि आप कन्वर्जन नहीं कर सकते कैरेक्टर के अंदर। अगस्त 15 1947 जो है वो कट ऑफ डेट दी गई थी। ठीक है, चलिए अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिएगा। सारनाथ बुद्धा से कैसे एसोसिएट करता है ये बताइएगा। आपने जन्म कहाँ हुआ लुम्बिनी देख लिया, लेकिन सारनाथ में क्या हुआ था ये कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।